भाग 2 इश्क की दीवानगी। इधर बनारस में मीरा ने सोनू को सुबह जल्दी से उठाया और दोनों काम करने के लिए स्टार सनशाइन होटल पहुंचते हैं। वो दोनों होटल के अंदर आकर सीधा चेंजिंग रूम में चली जाती है। सोनू और मीरा दोनों अपने कपड़े चेंज करके साड़ी पहनकर अपने बालों का एकदम सही तरीके से जुड़ा बनाकर होटल की यूनिफॉर्म पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आती हैं। जैसे ही वो ऑफिस की ओर जाने लगती है तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। हे मीरा, सोनू। दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं। लगभग 25-26 साल का लंबा और स्मार्ट सा लड़का उन्हीं की तरफ आ रहा था। जय, सोनू मुस्कुराते हुए बोलती है। हाँ जी जय, आपका जय, मीरा उसे छेड़ते हुए बोलती है। ये सुनकर सोनू का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है और वो मीरा को कोहनी मार देती है, जिससे मीरा हंसने लगती है। सोनू और जय दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और वो दोनों ही इसी होटल के एक मैनेजमेंट की टीम में काम किया करते थे। सोनू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम अभी मेरे साथ चल सकती हो? जय स्माइल करते हुए सोनू से कहता है। हाँ क्यों नहीं, जाओ सोनू। मीरा उसे टीज करते हुए कहती है तो सोनू शर्मा जाती है। चलो, सोनू ये बोलकर उसके साथ चली जाती है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद मीरा जल्दी से रिसेप्शन की ओर जाती है। वहां आकर अपना काम करना शुरू कर देती है। कुछ वक्त काम करने के बाद मीरा लॉकर रूम की तरफ जाने वाली होती है कि तभी कोई उसके सामने स्टाफ का एक वर्कर आ जाता है। मीरा मैम, आपको सर ने कैबिन में बुलाया है। एक लड़की आकर मीरा से कहती है। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मीरा उस लड़की को कहती है और मीरा वहां से चली जाती है। स्टार सनशाइन होटल ये बनारस का एक बेस्ट 5 स्टार होटल था। इसके ओनर का नाम आशीष दीक्षित था, जो 30 साल की अच्छी पर्सनालिटी वाला शख्स और बिजनेस का जाना माना नाम था। आशीष को मीरा अपना भाई मानती थी और आशीष भी मीरा को अपनी छोटी बहन समान मानता था। आशीष की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम सोनम है। आशीष और सोनम दोनों ही मीरा को अपनी फैमिली की तरह मानते थे। मीरा अपना काम करके आशीष के कैबिन की तरफ चली जाती है। मे आई कम इन सर? मीरा कैबिन के दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है। आ जाओ मीरा। अंदर से आशीष की आवाज आती है। परमिशन लेने के बाद मीरा कैबिन के अंदर आती है, जहां आशीष उसे ही देख रहा था। मीरा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें मेरे कैबिन में परमिशन लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। आशीष ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा था। और मैंने भी तो आपसे कितनी बार कहा है भाई कि आप यहाँ के ओनर हैं, तो मैं आपके कैबिन में बिना परमिशन के कैसे आ सकती हूँ? मीरा मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा ठीक है भाई, मुझे पता है कि बातों में मैं तुमसे कभी जीत ही नहीं सकता। आओ बैठो। आशीष हंसते हुए कहता है। क्या बात है भाई, आपने मुझे बुलाया क्यों था? कोई परेशानी तो नहीं है ना? मीरा बैठते हुए कहती है। हाँ प्रॉब्लम तो है और इसमें मेरी सिर्फ तुम ही हेल्प कर सकती हो। आशीष उसे देखते हुए कहता है। आप सिर्फ बताइए क्या करना है? मीरा बोलती है। मीरा, मुझे और सोनम को कल दिल्ली जाना है। सोनम के रिलेटिव्स की यहाँ ना शादी है और दूसरा मेरी एक मीटिंग भी है जो मुझे अटेंड करनी है। तो इस तरह मुझे दिल्ली से यहाँ आने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं बनारस नहीं आ जाता हूँ वापस, तब तक तुम इस होटल की जिम्मेदारी ले लो। आशीष उसे अपनी परेशानी बताते हुए कहता है। आशीष की बात सुनकर मीरा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि शायद वो इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन भाई मैं कैसे, मतलब मैं इस होटल की सिर्फ एक छोटी सी रिसेप्शनिस्ट हूँ, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगी? मीरा उनकी बात को सुनकर चौंकते हुए कहती है। तुम कर लोगी मीरा, मुझे तुम पर विश्वास है। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो। और तुम क्या अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? आशीष बोलता है। उसकी बातें सुनकर मीरा कुछ सोचते हुए आशीष की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है भाई, अगर आपको मुझ पर इतना विश्वास है तो मैं आपके विश्वास को टूटने तो बिल्कुल नहीं दूंगी। आप और भाभी आराम से दिल्ली जाइए और अपना काम आराम से करिए। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। मीरा उसे निश्चित करते हुए कहती है। थैंक यू मीरा। आशीष मुस्कुराते हुए कहता है। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर मीरा उसके कैबिन से चली जाती है। वहीं मुंबई में रुद्र मीटिंग रूम से बाहर निकलता है। रोहित उसके पीछे पीछे चल रहा था। मिस्टर माहेश्वरी के साथ मीटिंग हुआ क्या? रुद्र कैबिन में पहुंचकर रोहित से पूछता है। सर वो इस वक्त बनारस में है, उन्हें अभी मुंबई आने में कम से कम 2 दिन का समय और लगेगा। रोहित उसके सामने खड़े होकर कहता है। उनको बोल दो उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद बनारस जाऊंगा। कल जेट को रेडी कराने के लिए कह दो, मैं कल ही बनारस जा रहा हूँ। रुद्र ने शांत लहजे में कहा। रुद्र की बातें सुनकर रोहित तो हैरान ही रह जाता है और रुद्र खुद एक प्रोजेक्ट के लिए बनारस जा रहा है। शायद प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ये सर, रोहित ये बोलकर वहां से चला जाता है। रुद्र अपना काम करने लगता है, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो अपने फोन को देखता है। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। हेलो दादी। रुद्र फोन उठाते हुए कहता है। ये रुद्र की दादी का कॉल था, जो रुद्र के लिए सबसे खास थी। कैसे है रुद्र, कैसे हैं आप? आपको हमारी याद नहीं आती जो आप हमसे मिलने एक बार भी यहाँ नहीं आए? फोन पर उधर से दादी झूठे गुस्से का दिखावा करते हुए कहती है। आप जानती है ना दादी, मुझे बहुत काम है, लेकिन मैं आपसे मिलने जल्दी ही आऊंगा। रुद्र कहता है। आप रहने दे रुद्र, आपका हर बार का यही बहाना होता है, इसीलिए हम ही कल आपसे मिलने आ रहे हैं। दादी कहती है। नहीं दादी, आप कल मत आइए, कल मैं जरूरी काम के लिए बनारस जा रहा हूँ। रुद्र बोलता है। रुद्र, आप बनारस जा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। रुद्र, एक बार वहाँ के महादेव के मंदिर जरूर जाना आप। दादी खुश होते हुए कहती है। दादी आप जानती है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मैं इन सब में विश्वास करता हूँ। रुद्र ने लापरवाही से कहा। रुद्र, आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? हाँ। दादी रुद्र को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है। ठीक है दादी, जैसा आप कहें, चला जाऊंगा मंदिर, अब मुझे काम है, इसलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय दादी। रुद्र ये बोलकर फोन कट कर देता है। जैसे ही रुद्र फोन टेबल पर रखने वाला होता है, उसका फोन फिर से रिंग करता है। रुद्र देखता है कि उसके दोस्त नील का फोन है। हेलो नील। रुद्र बोलता है। रुद्राक्ष कैसा है, इतने दिनों से कहाँ गायब है? नील बोलता है। क्यों फोन किया है? रुद्र एरोगेंट तरीके से बोलता है। उसके दोस्त रुद्र का अंदाज जानते थे, इसलिए उससे कोई ज्यादा फालतू बातें कोई नहीं करता। कल हम सब बनारस घूमने जा रहे हैं, तू भी चलेगा क्या? नील सीधे मुद्दे की बात बोलता है। मैं कल वहीं जा रहा हूँ। इतना कहकर रुद्र फोन कट कर देता है। वहीं बनारस में मीरा और सोनू दोनों ही होटल की शिफ्ट खत्म करके घर चले जाते हैं। यार तेज भूख लगी है, मीरा जल्दी से खाने का कुछ बना देना। सोनू घर आते ही सोफे पर बैठते हुए कहती है। जल्दी से दोनों खाना बनाकर खाने के लिए बैठ जाती है। आज जय तुझसे क्या बात कर रहा था? मीरा खाना खाते हुए सोनू से पूछती है। मीरा, जय मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए वो मुझे अपनी माँ से मिलवाना चाहता है। सोनू शर्माते हुए मीरा को बताती है। ओए होए, क्या बात है, आज तो चलता फिरता हुआ तूफान शर्मा रही है। इस बात पर तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हाँ, मीरा उसे छेड़ते हुए कहती है। ऐसा कुछ नहीं समझी, बस यार मुझे इस बात से डर लग रहा है कि उसकी माँ को मैं पसंद तो आ जाऊंगी ना। सोनू घबराते हुए कहती है। क्यों नहीं आएगी? तुझमें क्या कोई कमी है? तू बहुत प्यारी है, चल अब ज्यादा सोच मत, आराम से खाना खा, सब अच्छा ही होगा, महादेव है ना अपने साथ। मीरा उसे समझाते हुए कहती है। मीरा के कहने पर सोनू रिलैक्स हो जाती है और दोनों खाना खाने लगती है। उसके बाद वो जल्दी से सोने चली जाती है।
सुबह का वक्त। रोहित, रुद्र के कहने के बाद उसका प्राइवेट जेट जल्दी से तैयार करवा दिया था। रुद्र सुबह होते ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और अपनी प्राइवेट जेट में बैठकर बनारस के लिए निकल जाता है। अगले 2 घंटों का समय तय करके जेट बनारस पहुंच जाता है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। रुद्र जेट से बाहर निकलता है और अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगा लेता है। कुछ ही मिनटों बाद रुद्र एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और अपने चिर परिचित अंदाज में कार में जाकर बैठ जाता है। रुद्र ड्राइवर को सीधा होटल के लिए चलो ये कहता है। कुछ देर बाद रुद्र की कार होटल स्टार सनशाइन के सामने खड़ी थी। रुद्र कार से बाहर निकलता है और इस होटल को देखते ही रुद्र का पारा हाई हो जाता है। रुद्र ने होटल में ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से गुस्से से उसका पारा चढ़ गया था? और क्या रुद्र का बनारस आने के पीछे कोई और मकसद था? जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 3, इश्क की दीवानगी। कुछ देर बाद रुद्र की कार होटल स्टार सनशाइन के सामने खड़ी थी। रुद्र कार से बाहर निकलता है और इस होटल को देखते हुए रुद्र का पारा हाई हो जाता है क्योंकि ये होटल रुद्र को अपने स्टेटस का लग ही नहीं रहा था। रोहित, तुमने ये कैसे होटल की बुकिंग की है? रुद्र उस पर चिल्लाते हुए कहता है। सर, मिस्टर माहेश्वरी इसी होटल में ठहरे हैं। उन्होंने मुझे यहीं आने के लिए कहा था। मैंने यहाँ की बुकिंग नहीं की बल्कि मिस्टर माहेश्वरी ने पहले ही आपके लिए बुकिंग कर दी थी और मुझे सिर्फ यहाँ का एड्रेस सेंड कर दिया था। रोहित घबराते हुए उसे बताता है। रुद्र मिस्टर माहेश्वरी का नाम सुनकर कुछ शांत सा हो जाता है और फिर रुद्र लंबे लंबे कदमों से होटल के अंदर जाने लगता है और रोहित उसके पीछे पीछे चल रहा था। रोहित जल्दी से रिसेप्शन पर जाकर रुद्र के कमरे की चाबी मांगता है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की जल्दी से बुकिंग चेक करके रोहित को रूम की चाबी पकड़ा देती है। सर, रूम नंबर 225। वो लड़की रोहित को चाबी देते हुए कहती है। रोहित चाबी लेकर जल्दी से रुद्र के साथ लिफ्ट की तरफ चल देता है। 4th फ्लोर पर लिफ्ट से निकलने के बाद रोहित रूम नंबर 225 में पहुंचता है। रोहित चाबी से रूम का दरवाजा खोलता है। रुद्र कमरे के अंदर जाता है और उस कमरे को ध्यान से देखता है। रूम बहुत बड़ा और वेल डेकोरेटेड था। रुद्र को रूम बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसे देखकर रोहित को चैन की सांस मिलती है। होटल में इस तरह के कुछ स्पेशल रूम्स और थे जो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए अवेलेबल था। मिस्टर माहेश्वरी ने रुद्र की पसंद को ध्यान में रखते हुए ये रूम उनके लिए बुक कराया था और लकीली रुद्र को ये रूम पसंद आता है। जल्द से जल्द मिस्टर माहेश्वरी से मीटिंग अरेंजमेंट करो। मैं जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। रुद्र शांत लहजे में रोहित से कहता है। यस सर। रोहित ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दोपहर का वक्त। मीरा अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी थी कि आज उसे अपना लंच करने का भी टाइम नहीं मिला था। सोनू उसके पास आती है और जबरदस्ती उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाती है। होटल में काम करने वाले स्टाफ लंच के लिए अलग एरिया था। सोनू और मीरा लंच एरिया में जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं और दोनों खाना खाने लगते हैं। सुन यार, तेरी हेल्प चाहिए। सोनू खाना खाते हुए मीरा से बोलती है। हाँ बोल। मीरा खाना खाते हुए कहती है। यार जय आज ही मुझे अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले जाना चाहता है, तो मुझे आज की छुट्टी तू आज मुझे छुट्टी दे देगी क्या प्लीज? सोनू मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है। ओके, लेकिन जल्दी आ जाना। तुझे पता है ना यहाँ पर कितना ज्यादा काम है। तुझे मेरी हेल्प करनी है। मुझसे ये सब अकेले इतना कुछ हैंडल नहीं होगा। मीरा परेशान सा चेहरा बनाते हुए कहती है। पक्का प्रॉमिस, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आई लव यू मेरी जान, तू मेरी बेस्ट वाली फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। सोनू उसके गाल पर किस करते हुए कहती है। चल अब बस कर, ज्यादा मस्त मत लगा मुझे। ये बोलकर मीरा और सोनू खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद मीरा अपने काम पर दोबारा लग जाती है। इधर सोनू अपनी ड्रेस चेंज करके जय के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ रोहित मीटिंग का सारा अरेंजमेंट कर देता है और रुद्र के रूम की ओर चला जाता है। सर, होटल के कैफेटेरिया में प्राइवेट रूम में मिस्टर माहेश्वरी के साथ आपकी मीटिंग की अरेंजमेंट मैंने कर दी है और मिस्टर माहेश्वरी वहां पर आ चुके हैं। वो आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। ये बोलकर रोहित वहां से चला जाता है। रुद्र भी कुछ देर बाद अपने रूम से कैफेटेरिया जाने के लिए निकल जाता है। कैफेटेरिया होटल। कुछ देर बाद रुद्र कैफेटेरिया के प्राइवेट रूम में पहुंचता है। वहां लगभग 60-65 साल के एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। ये माहेश्वरी ग्रुप के ओनर मिस्टर आनंद माहेश्वरी थे। उनके साथ एक लड़की बैठी हुई थी जो कि लगभग 25 साल की थी। गोरा रंग, ब्लैक कलर का वन पीस, डार्क मेकअप, गर्दन तक उसके बाल लगभग सुंदर ही लग रही थी। रुद्र आकर मिस्टर माहेश्वरी के पैर छूता है। फिर आनंद जी उसको गले से लगा लेते हैं। मिस्टर आनंद माहेश्वरी रुद्र के दादाजी के क्लोज फ्रेंड थे। कैसे हो रुद्राक्ष? मिस्टर आनंद माहेश्वरी उससे पूछते हैं। गुड। रुद्र छोटा सा जवाब देता है। रुद्राक्ष, मीट माय ग्रैंडडॉटर आलिया माहेश्वरी। मिस्टर माहेश्वरी अपने साथ आई हुई लड़की को रुद्र से मिलवाते हैं। रुद्र ऊपर से नीचे तक आलिया को देखता है और एक छोटी सी स्माइल देते हुए वो आलिया की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इधर आलिया जो रुद्र को देखकर उसकी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड हो गई थी, वो खोई हुई सी अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे बढ़ा देती है। उसके बाद वो तीनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। रुद्राक्ष, आलिया आपके साथ काम करना चाहती है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी की तरफ से आलिया हैंडल करेंगी। मिस्टर माहेश्वरी ने रुद्र से कहा। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट पर जल्दी ही काम शुरू करना चाहता हूँ। रुद्र स्ट्रेट तरीके से जवाब देते हुए कहता है। मुझे भी आपके साथ काम करने की बहुत जल्दी है मिस्टर रुद्राक्ष। आलिया उस तरफ देखते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर रुद्र और मिस्टर माहेश्वरी उसे अजीब तरीके से देखते हैं। उन दोनों को अपनी ओर ऐसे देखते हुए आलिया को जब रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या कहा, मेरा मतलब है जल्दी ही काम शुरू करना होगा, तभी तो जल्दी प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। आलिया जल्दी से बात को संभालते हुए कहती है। रुद्र उसकी इस हरकत पर ज्यादा खास ध्यान नहीं देता है। फिर आलिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन की फाइल रुद्र को दिखाती है। कुछ देर बाद वो तीनों लंच करके वहां से चले जाते हैं। रुद्र जब वापस अपने कमरे की ओर जा रहा था तभी उसे नील का फोन आता है और वो रुद्र को अपने कमरे में बुला रहा था। नील का कमरा रुद्र के बराबर वाला ही कमरा था। रुद्र उसके कमरे में चला जाता है। रूम में नील, उसके और रुद्र के कुछ कॉमन फ्रेंड्स वहां पर पहले से ही मौजूद थे। नील और रुद्र के फ्रेंड्स अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे और सारे नंबर 1 के अय्याश और बिगड़े हुए अमीरजादे थे। रुद्र वहां आकर एक सोफे पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल चलाने लगता है। नील और उसके सभी दोस्त चिल करने के लिए बियर ऑर्डर करते हैं। कुछ देर बाद एक वेटर उनके लिए बियर लेकर रूम में आता है। जैसे ही वो वेटर बियर की बोतल टेबल पर रखने के लिए जा रहा होता है कि नील का हाथ उससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। थोड़ी सी बियर नील के जूते और पैंट्स पर भी गिर जाती है। ये देखकर नील को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वेटर की कॉलर पकड़कर उसे मारने लगता है। उसे छोड़ो, कॉल द मैनेजर। कैसे कैसे लोगों को नौकरी पर रखा है? रुद्र मोबाइल को देखते हुए नील से कहता है। रुद्र की बात सुनकर नील मैनेजर को कॉल करता है। कॉल आशीष का असिस्टेंट मैनेजर उठाता है। नील उन्हें बहुत कुछ सुनाता है। अभी के अभी मैनेजर को रूम नंबर 226 में भेजो, वरना पूरे होटल को बंद करवा दूंगा। नील गुस्से में बोलता है। असिस्टेंट मैनेजर बहुत बुरी तरह डर जाता है। उसे पता था कि आशीष तो यहाँ है ही नहीं। वो सीधा मीरा को फोन करके सारी परेशानी बता देता है। हेलो, आप परेशान मत होइए, मैं अभी वहां जाती हूँ, मीरा बोलती है। कुछ देर बाद मीरा रूम नंबर 226 के दरवाजे को नॉक करती है। अंदर से दरवाजा नील का एक दोस्त खोलता है और अपने सामने खड़ी मीरा के खूबसूरत चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे पर हवस से भरी मुस्कान आ जाती है। वो मीरा को बहुत गंदी नजरों से देखने लगता है। मीरा को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो होटल का कस्टमर था, इसलिए वो उसे कुछ बोल नहीं पा रही थी। सर, आपने कॉल की थी? सर, एनी प्रॉब्लम हियर? मीरा उसे बहुत पोलाइट तरीके से ग्रीट करते हुए बोलती है।
वो आदमी बस मीरा को अंदर आने के लिए इशारा करता है और मीरा भी उसके पीछे कमरे के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है तो नील और उसके सारे दोस्त की नजर मीरा पर पड़ती है तो वो उसको बहुत ही गंदी तरह से घूरने लगते हैं। इधर मीरा की नजर वेटर पर जाती है। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो एक कोने में डरा सिमटा बैठा हुआ था। रुद्र का ध्यान अभी मीरा पर नहीं गया था। सर, आज होटल के मैनेजर यहाँ पर नहीं है, पर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं, मीरा बहुत पोलाइटली पूछती है। पर वो उन सब की नजरों को अपने ऊपर देखकर अंदर ही अंदर घबरा भी रही थी। उसकी हालत इस वक्त ऐसी थी कि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। मीरा जब बोल रही थी तभी उसकी आवाज सुनकर रुद्र अपनी नजरें उठाकर सामने की ओर देखता है। सामने मीरा को देखकर रुद्र की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसके सामने काली साड़ी पहनी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबी नाक, गुलाबी होठ, बिल्कुल सीधा साधा चेहरा, बिना किसी मेकअप के, सिर्फ आंखों में काजल उसकी काली आंखों को और ज्यादा खूबसूरत बनाए हुए थे। सांचे में ढला हुआ उसका शरीर, साड़ी से बाहर झांकती मीरा की पतली कमर, रुद्र की नजर उसकी गोल नाभि पर जा टिकती है। वो मीरा को देखकर अपनी सांसें लेना तक भूल जाता है। क्या रुद्र को मीरा पहली नजर में ही भाग गई थी? आखिर मीरा रुद्र, नील और उनके दोस्तों के साथ कैसे डील करेगी? जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।